अब जैसे कि आप जानते हैं आज HTOA को 15 साल हो गए, 15 years, and the ODC portal we are completing 7 years. So it's always good to know कि इस दौरान इस जर्नी में क्या हुआ, what can we look forward to, what has happened. So the next subject that we'll be discussing is HTOA journey and steering of the ODC movement. And to present that, can I request the board member of HTOA, Shri Manish Kataria ji, to take the dais. नमस्कार। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री राजमार्ग भारत सरकार, श्री प्यारे खान जी, मेंबर रोड सेफ्टी, श्री जॉयदीप श्रोम जी NIC से, और हमारे सहयोगी श्री चंद्रमोहन, श्री जिग्नेश पटेल, श्री नीलेश सिन्हा एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों से आए हुए यहाँ पे अधिकारी, मेरे मित्रगण, इंजीनियर्स और भारी संयंत्रों का निर्माण करने वाले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, उन सब का मैं आज की सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी, जो क्रांतिकारी परिवर्तन आपने किया इस देश के लिए, सिंगल विंडो परमिशन ऑनलाइन करके उसका अभूतपूर्व जो उस डेटाबेस से जो चीज़ निकल के आ रही है, वो भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए एक पथ प्रदर्शक होगा। आपकी इस दूरगामी सोच के कारण, जैसा हमारे नीलेश भाई ने बताया कि 55,000 परमिशंस ऑलरेडी जनरेट हुई है 2015 से 2022 के बीच में। माननीय मंत्री जी, मैं आपको आकर्षित करना चाहूँगा आपका ध्यान कि अगर हम 1947 से अगर 2015 तक का डेटा देखें तो 54 परमिशन भी रिकॉर्ड पे नहीं थी, और ये मूवमेंट पहले भी ऐसे होते आ रहे थे, लेकिन कोई डेटाबेस नहीं था। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की देश को ज़रूरत है, वो चीज़ निकल के सामने नहीं आ रही थी। आज इस डेटाबेस के बेसिस पे और जो इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम की आपने जो कल्पना करी, उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसमें आपके आशीर्वाद से जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए, वो अपने आप में एक मूलचूल परिवर्तन था। उसके बाद आपने एक और आशीर्वाद जो हमको दिया, वो फास्टैग के माध्यम से दिया। पूरे विश्व में पहला ऐसा सिस्टम था जब हम माननीय मंत्री जी से मिले और 1 मिनट में माननीय मंत्री जी ने ऑर्डर किया कि फास्टैग इसमें क्यों नहीं हो सकता। मैं आज पूरे देश के, भारत के यहाँ के हाइड्रोलिक टेलर ऑपरेटर बैठे हैं, उनकी तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। उसका आपके व्यक्तित्व की बताना पूरा जो है कई घंटे कम पड़ जाएंगे। कोविड के समय जो आपने विशेष कार्य किए, नागपुर में रह के पूरे देश में जो आप समझो सड़क दुर्घटनाएं में जो मृत्यु होती है, उससे ज़्यादा भी अगर जिंदगियां किसी ने बचाई है, ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी जिन्होंने 25,000 जिंदगियां को जीवन दिया और उनको मृत्यु के उससे बचाया। सन 2021 की जब त्रासदी थी, उस टाइम माननीय मंत्री जी ने ऐसा विशेष किया, और उस टाइम प्यारे खान जी हमारे परिवहन व्यवसायी हैं, उनको एक दिशा दी, और उसके कारण एक अभूतपूर्व परिवर्तन देश में हुआ। और जो रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ जिसकी ब्लैक हो रही थी, वो इतनी मात्रा में उपलब्ध हुई। ऐसे व्यक्तित्व के लिए आज जितने शब्द कहे जाएं वो बहुत ही कम है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने डॉक्टरेट की उपाधि से जो आपको विभूषित किया गया कुछ दिनों पहले, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका अभिवादन एवं सम्मान करना चाहता हूँ। और आज ही मुझे पता लगा कि देश में पहली ब्रॉड गेज की अगर मेट्रो कहीं संरचना की कल्पना हो रही है, तो नागपुर के लिए आपके दिशा से हो गई है। उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई एवं बहुत बहुत धन्यवाद कि देश को आप वो दे रहे हैं। हमारे कुछ दर्द सदाई आपका सहयोग मिला है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश के हाइड्रोलिक टेलर ऑपरेटर्स की तरफ से मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँगा। हमारी जो परमिशन सिस्टम आज की डेट में जो चल रही है, मंत्रालय से हमारा काफ़ी समय से विचार विमर्श चल रहा है कि इसको 2 पार्ट सिस्टम कर दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा ट्रक का जो मालिक है, जो ट्रेलर का मालिक है, वो परमिशन अप्लाई करता है, और वो पूरे समय और पूरे दूरी के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे रोड सेफ्टी की कंसर्न्स एड्रेस हो रही नहीं हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो घटनाएं 1-2 हो भी गई हैं, वो भी भविष्य में घटनाएं ना हो। उसके लिए जो वजन और माल की दिशा और कहाँ से जाना और कहाँ पहुँचना है,
जैसे कि ई वे बिल सिस्टम में पार्ट ए और पार्ट बी है कि माल से संबंधित विवरण पार्टी भरती है और जो ट्रक से संबंधित विवरण है वो ट्रांसपोर्टर भरता है। सेम व्यवस्था हम इसमें भी चाहते हैं कि अगर आपका आदेश हो जाए तो वो व्यवस्था इसमें लागू कर दी जाए, जिससे कि पूरे माल के गंतव्य तक की परमिशन यहाँ से बने, सही वजन की बने, सही गाड़ी का सिलेक्शन हो, और जो ओवरलोडिंग की थोड़ी बहुत कमियां जो रह गई हैं, जो ओवरलोडिंग अभी भी लोग करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी ओडीसी फीस है और जो इसके ऊपर कंडीशंस लगी हुई इन गाड़ियों के चलने हुए, उसके कारण कहीं ना कहीं भाड़े की लागत इसमें ज़्यादा होती है। उसके कारण जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं और जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो ओडीसी बनाते हैं, वो इस तरह से रहते हैं कि हमको भाड़ा कम लगना चाहिए, उनको सेफ्टी से मतलब नहीं है, उनको पुलों की सुरक्षा से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ भाड़ा कम से मतलब है। तो मेरा आपसे ये निवेदन होगा कि अगर आपका आदेश हो तो इसको 2 पार्ट सिस्टम कर दिया जाए और इसको बाध्यकारी कर दिया जाए कि अगर कोई भी पार्टी देश में अगर हाइड्रोलिक ट्रेलर से माल लोड करती है या कोई भी पार्टी अगर 40 टन से ऊपर का कोई माल देश में परिवहन करती है, तो उसमें जो माल का विवरण होगा और कहाँ से जाना है और कहाँ पहुँचना है उसका जो विवरण होगा वो पार्टी द्वारा घोषित किया जाए और उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्टर का कोड डाल दिया जाए। जो ट्रांसपोर्टर का जब कोड डल जाएगा तो वो ट्रांसपोर्टर जब भी उसको माल को गाड़ी पे लोड करेगा वो अपनी गाड़ी का विवरण उसके हिसाब से उसमें पोस्ट कर देगा। ये ऑनलाइन बहुत आसानी से हो सकता है और इसमें एनआईसी के ऑफिशियल्स भी यहाँ बैठे हैं और आपके मिनिस्ट्री के आपके सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, तो ये इसमें हम आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे। दूसरा अहम मुद्दा जो आज की डेट में हमारा जो कैरेज बाय रोड एक्ट है, जो नियम है, कानून है, उसमें जो भी कानून का दायरा है वो माल बुक होने के बाद शुरू होता है। हमारा सबसे बड़ा दर्द है कि आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टियां कर रही हैं उसमें बिल्टी बनने से पहले, माल लोड होने से पहले भी तरह तरह के उसमें पैनल प्रोविजंस वो लगा देते हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कंपनियां फल फूल नहीं पा रही हैं और कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंदी की कगार पर रो रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपका ये सहयोग मिले तो इससे जो भारत का सबसे छोटा ट्रांसपोर्टर है हमको उसको भी जीवित करना है। हमको जो समाज में आखिरी कड़ी तक जो ट्रांसपोर्टर खड़ा है हमें उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो इसमें अगर ऐसा कुछ संभव हो जाए कि जो ये नियमावली है कि उसमें पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो उसमें सही तरीके से ट्रांसपोर्टर का चयन कर पाए और ट्रांसपोर्टर का डेटाबेस हो पाए। कैरियर लायबिलिटी में जब हम बात करते हैं तो अभी आज की डेट में भाड़े का 10 गुना तक का प्राविधान आपने किया हुआ है। जो 2011 में नियम लागू किए गए उसमें भाड़े का 10 गुना प्राविधान एक साधारण माल के लेके उन्होंने प्रिज्यूम किया, जो मिनिस्ट्री का प्रिजम्पशन था कि अगर जम्मू से भी हमारे दक्षिण तक माल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी में जो माल होगा वो 1 लाख रुपए का भाड़ा बनेगा और उसका 10 गुना 10 लाख रुपए तक की लायबिलिटी होगी। तो हम आपसे निवेदन चाहते हैं कि ये 10 लाख की जो सीमा उस टाइम सोची गई थी उसको अधिकतम सीमा कर दिया जाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ भाड़ा, क्योंकि हमारे हाइड्रोलिक ट्रेलर का जब मूवमेंट होता है तो उसमें कई तरह के दूसरे खर्चे होते हैं, जैसे कि परमिशंस लेनी होती है, कहीं रेलवे का शटडाउन लेना होता है, कहीं छोटे मोटे सिविल वर्क करने पड़ते हैं, इस तरह के बहुत से खर्चे होते हैं, बिजली बंद करानी पड़ती है, बिजली का पोल हटाना पड़ता है, इस तरह के टोल प्लाजा में कहीं सेंसर्स हटवाने पड़ते हैं, इस तरह के बहुत खर्चे होते हैं। तो उनको हम चाहते हैं कि किसी तरह से उसके कारण जब भाड़े का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे ट्रांसपोर्टर्स पे बहुत बड़ा भार पड़ता है। अगर किसी भी दुर्घटना के कारण वो बहुत बड़ा भार उनके ऊपर होता है। तो इसमें अगर अधिकतम सीमा का क्लॉज अगर आपके इन रूल्स में परिवर्तन करके डाल दिया जाए तो एक बहुत बड़ी राहत इंडस्ट्री को होगी और इंडस्ट्री उससे सर्वाइव करने में सक्षम होगी। तीसरा, हम चाहेंगे कि जितना माल परिवहन किया जा रहा है उसमें आप ऑल रिस्क ट्रांजिट इंश्योरेंस को मैंडेटरी करने का प्राविधान लाएं। कि अभी तक पार्टी की चॉइस है कि वो माल का बीमा कराए ना कराए, उसके कारण इंश्योरेंस की रेट्स इतनी ज़्यादा हैं कि जो छोटे तबके का मैन्युफैक्चरर है वो इंश्योरेंस को अवॉइड करना चाहता है और वो छोटे ट्रांसपोर्टर को दबा के बिना बीमे का माल उससे भेजता है और जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर भी बर्बाद होता है, व्यापारी भी बर्बाद होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए इसको एक नियमावली के तहत लाया जाए कि जितना भी माल एक परिवहन किया जा रहा है सड़क से उसका बीमे को बाध्यकारी कर दिया जाए। इसी कड़ी में अभी जो हमने नेशनल हाईवेज़ को इसमें कवर किया है, आज की डेट में आपके उससे नेशनल हाईवेज जितने हैं वो सारे हमारे इस पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेट हो गए हैं। लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी एक भी राज्य सरकार ने आज तक इससे इंटीग्रेशन नहीं किया है। तो एक टाइम बाउंड सिस्टम में अगर आपके मिनिस्ट्री से कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए जो सारे स्टेट हाईवेज़ का भी इंटीग्रेशन इससे हो जाए तो सड़क सुरक्षा में एक बहुत बड़ी परिवर्तन होगा, ताकि जो राज्य सरकार की सड़कों पे कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी बचत होगी। हम ये चाहेंगे कि इंटीग्रेशन हो जाए। आज
जब वज़न की हम बात करते हैं तो BHEL हरिद्वार में लें या ऐसे कई इकाइयां हैं जो 500-600 टन तक का माल बना रही हैं, और उसके जो साइज़ हैं और जो वज़न है उसके कारण हर तरह की रोड पर उसका चलना संभव नहीं है। उसकी जब स्टडी करते हैं तो बहुत बड़ी सिविल कॉस्ट आ जाती है, और उसमें माल की लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण भारत एक उत्पादन के हब के रूप में स्थापित अपने आप को नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में हमारा निवेदन था, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की संरचना उस समय करी गई माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, ऐसा ही एक ओडीसी कॉरिडोर की संरचना पूरे देश में आपके कर कमलों द्वारा की जाए, जिससे एक बहुत बड़ा मूलचूल परिवर्तन होगा। ऐसा ओडीसी कॉरिडोर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल चले, या नहीं अभी जो जैसे दिल्ली बॉम्बे आपका नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसमें ओडीसी कॉरिडोर के बारे में भी विचार किया जाए। हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य है माननीय मंत्री जी, मैं विशेष रूप से इस पर आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा, जो पूरे देश से बिल्कुल अलग दुनिया चल रही है, मध्य प्रदेश। कई बार हमारी आपकी इस विषय पर चर्चा हुई और आपने आश्वासन भी दिया, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन क्या, बिल्कुल पहले से भी स्थिति बदतर है। और आज जबकि केंद्र में और राज्य में दोनों में ही भाजपा की सरकार है और आपका जो परचम है पूरे देश में लहरा रहा है, तो मैं आपका विशेष पर्सनल ध्यान इसमें चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अगर आप संज्ञान में हमारी इस पीड़ा को पहुँचाएँ और हमको राहत दिलाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पीड़ा से पूरा देश ग्रसित है। ना कि साधारण ट्रक वाला और हाइड्रोलिक, मतलब पूरा देश एक छोटे टेम्पो से लेके आज हमारे हाइड्रोलिक ट्रेलर जो 1000 टन की क्षमता लेके चल रहे हैं, वो सब मध्य प्रदेश की पीड़ा से। पूरे देश में एक ऐसा लगता है एक अलग राज्य है जिसको भारत के कानून से कोई मतलब नहीं है। तो उस व्यवस्था में परिवर्तन की हम आपसे निवेदन करेंगे। कई से ऐसे जो हमारी 2011 की जो 2013 की पॉलिसी आई, 2013 की जो पॉलिसी आई सर, उसमें कुछ तरह के ब्रिज को कंसीडर करके नियम बना दिए गए, लेकिन आपकी कार्यशैली में और आपकी जो भविष्य की सोच है उसके कारण कई नई तरीके के स्ट्रक्चर अब पूरे देश में बन रहे हैं। जो पुलों की डिज़ाइन है उसमें मूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज हमारे बीच में यहाँ पे बहुत बड़े सीनियर ब्रिज इंजीनियर्स भी बैठे हैं और उन्होंने मेरे को बताया कि पिछले 3-4 सालों में जो ब्रिजों की डिज़ाइनिंग में परिवर्तन हुआ है वो पिछले 70, 60, 65 सालों में नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह की स्टडी पहले हाइड्रोलिक ट्रेलर के लिए उन तरह के ब्रिजेस की हुई थी, अब जो नई डिज़ाइन के ब्रिजेस आए हैं या जो ब्रिजेस छूटे हुए हैं उनके लिए भी आपके निर्देश हो जाएं, तो उसी तरह की स्टडी हम लोग, और उसका जो भी खर्च होगा स्टडी का, वो हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन, इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन, उसमें अगर कोई भी इंजीनियर्स की कमेटी बनती है उसका खर्च हम वहन करने के लिए तैयार हैं, ताकि समयबद्ध तरीके से वो सारी स्टडी होके जो नए लोडिंग अरेंजमेंट्स आ गए, अभी HT13 तक की लोडिंग हमने खाली ली है, उसके अलावा जो नई लोडिंग आ गई और जो नए स्ट्रक्चर्स जो बच गए हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स उसमें कवर कर लिए जाएँ, तो एक बहुत बड़ा आराम हमको मिलेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण माननीय मंत्री जी ये है, इसका छोटा सा उदाहरण ये कि खलगाट पे एक ब्रिज है जो इंदौर से मुंबई को लिंक करता है, वो बिल्कुल नया स्ट्रक्चर है और वहाँ के कंसेशनर ने उसको पिछले 10 साल से हाइड्रोलिक ट्रेलर के लिए बंद किया हुआ है। हमने NHAI के समस्त अधिकारियों से बात करी, मिनिस्ट्री के कई अधिकारियों से बात करी, लेकिन आज तक खलगाट के जो कंसेशनर हैं, SEW जो उनका कंसेशनर है, उनका कहाँ पे क्या प्रभाव है मैं उसको समझ नहीं पाया। वो पुल आज तक हाइड्रोलिक ट्रेलर के लिए नहीं खुला, जबकि इंजीनियर्स की स्टडी में वो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर और उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब ट्रकों का भार वो डिज़ाइन से सह सकता है, तो इन तरह के जो हमारे हाइड्रोलिक ट्रेलर हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं खलगाट के लिए विशेष रूप से, इसके कारण जितना माल मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर हो रहा है या जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, वो मध्य प्रदेश से ना होके जाके उसकी मजबूरी में वो गुजरात होके जाता है, जिससे उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है। और आपका जो सपना है कि देश में हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट का सपना उसके कारण कम नहीं हो पा रहा, तो मैं उसमें भी आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा। फास्टैग का इंटीग्रेशन नेशनल हाईवेज़ के लिए हो गया है, उसमें अगर स्टेट हाईवेज़ और स्टेट रोड्स का अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सिंगल विंडो में फास्टैग से स्टेट हाईवेज़ का भी लिंक हो जाए तो एक बहुत बड़ा राहत पूरी इंडस्ट्री को मिलेगी। माननीय मंत्री जी, इसमें जो बीमे की बात मैं फिर आपको दोहराऊंगा, जो बीमे की बात है उसको हमें बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, ताकि हर व्यक्ति जब भी अपना यहाँ से परिवहन करे, क्योंकि जो उसके नुकसान की सीमा है वो उसके गेट से ही निकलते भी उतनी है और 1000 किलोमीटर पे भी जाने पे उतनी है। तो क्योंकि नुकसान की सीमा उतनी है, तो जो बीमे की व्यवस्था है उसको बाध्यकारी कर दिया जाए, यही हमारा इसमें है। और ओडीसी के लिए
जो आपके नेतृत्व में जब आप जल का भी मंत्रालय देख रहे थे और एमएससी में भी थे, तो ओडीसी के लिए वाटर वेज पे आपका बहुत फोकस था। आपके वहाँ से हटने के बाद वो चीज़ काफ़ी रुक गई है। तो अगर आपके स्तर से कुछ और प्रयास किए जाएं तो वाटर वेज से ओडीसी का जो मूवमेंट है, अगर उसमें हमको सुगमता मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं बहुत बहुत आपको पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जैसे हमारे हरदम पथ प्रदर्शक रहे हैं, आगे भी आप हमें दिशा देते रहेंगे और जो भी कठिनाइयां हैं आपकी दूरगामी सोच से उसमें मूलचूल परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आपके यहाँ आने का। Thank you very much, Kataria sir. It was very nice to hear you.